प्राचीन भारत में आज से 2300 साल पहले एक महान डिप्लोमेट का जन्म हुआ था जिनका नाम था चाणक्य। हम इतने खुश नसीब तो नहीं थे कि उनसे मिल पाते, पर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसलिए हम इतने लकी जरूर हैं कि आज की डेट में एक मॉडर्न चाणक्य को फंक्शन करते हुए देख पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की, जिन्हें मॉडर्न चाणक्य भी कहा जा रहा है उनकी फॉरेन पॉलिसीज के लिए। और जब फॉरेन पॉलिसीज का इतना एक्सपीरियंस इंसान आपका फॉरेन मिनिस्टर बनता है तो उनके नाम से एक डॉक्ट्रीन होना तो बनता भी है। इसी वजह से आज इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं जयशंकर डॉक्ट्रीन को, और किस तरीके से इनकी फॉरेन पॉलिसीज ने भारत को एक मेजर ग्लोबल प्लेयर की पोजीशन पर पहुंचाया है, और किस तरीके से भारत का कद जो है इंटरनेशनली वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके लिए खुशखबरी है, दिवाली आने वाली है और दिवाली के पावन अवसर पर चहल एकेडमी आपके लिए लेकर आ रही है डिस्काउंटेड कोर्स। आपको ऑनलाइन बैचेस डिस्काउंटेड प्राइस पे मात्र 49,999 रुपीज में अवेलेबल हैं, और जबकि रिकॉर्डेड बैचेस आपको केवल 19,999 में अवेलेबल हैं, जिसमें यूपीएससी सिलेबस को थॉरोली कवर किया गया है। आपको मात्र एक कोड यूज करना है, जो कोड है दिवाली, जिससे आप हमें अपने सपने के साथ जोड़ सकें और अपने घर के कंफर्टेबल माहौल में बैठकर अपने सिविल सर्विसेज के सपने को पूरा कर सकें। कॉज योर सक्सेस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इतिहास समझने की कोशिश करते हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से रन कर रही थी। अगर देखा जाए, जब हम 1947 में आजाद हुए, उस टाइम पे दुनिया जो है दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। कोल्ड वॉर चल रही थी, एक था कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसको यूएस लीड कर रहा था, और एक था कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसको सोवियत यूनियन लीड कर रहा था। ऐसे समय पर 200 साल तक गुलाम रहने के बाद, इतनी मुश्किल से आजादी पाने के बाद, भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक डिसीजन लिया और माना कि जिन्होंने अब तक हम पे अत्याचार किए हैं, जिन्होंने अब तक हम पे रूल किया है, अगर हम अभी भी उनसे जाके मिल जाएंगे तो शायद इस आजादी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए भारत ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया और अपने आप को दोनों ही ब्लॉक से दूर कर दिया। ना हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बने, ना ही हम कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बने या सोशलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बने, और हमने नैम की फॉर्मेशन करी, जिसे ऑफिशियली बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में इनिशिएट किया गया। ये जो 1990s वाला पीरियड है, दिस इज द सेकंड वाटरशेड ईयर। हमारे यहां स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आया, हमारी इकोनॉमिक हालत खस्ता थी, केवल 15 दिन का हमारे पास इंपोर्ट कवर बचा था, मतलब केवल हमारे पास इतना पैसा था कि हम 15 दिन और इंपोर्ट कर सकते हैं अपने सामान को, अपनी इकोनॉमी को रन कर सकते हैं। तो मजबूरी में हमें आईएमएफ के सामने जाना पड़ा। उन्होंने एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम सजेस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस, जिसकी वजह से हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर मेजर चेंजेस लाने पड़े, जिन्हें हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन रिफॉर्म्स ने हमारी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया और भारत को बाकी दुनिया के लिए खोल दिया। हमारी अवेलेबिलिटी, हमारा कंजम्पशन मार्केट उनके लिए ओपन हुआ, लेकिन हमारे लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। सेम पीरियड में सोवियत यूनियन का भी डिसइंटीग्रेशन हो गया, वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ मूव करना शुरू हो गया, यूएस हेजेमनी आपको बनती हुई दिख रही है। ऐसे समय पर हमारा भी जो रिलेशन है लिबरलाइजेशन के बाद, तो हम लिबरल पर्सपेक्टिव पे पहुंच गए हैं, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से रन कर रहे हैं। तो हमारा जो रिलेशन है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, बीट वेस्टर्न यूरोप, बीट इजराइल, बीट यूएस, बीट साउथ ईस्ट एशिया, उनके साथ भी आपको, बीट जापान, उनके साथ इंप्रूव होता हुआ दिखता है इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट जो वाटरशेड ईयर आ रहा है वो है 1998। 1998 के अंदर भारत ने ऑपरेशन शक्ति किया और अपने आप को एक परमाणु पावर बना लिया, एक परमाणु शक्ति बना लिया। हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट किया और हम एक न्यूक्लियर पावर बन गए, जिसने हमारी इमेज, जो हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज थी, उनको और ज्यादा इंप्रूव किया और हमें एक ग्लोबल स्टेज पर एक अलग पहचान प्रोवाइड कराई, क्योंकि कुछ ही ऐसे देश हैं दुनिया के अंदर जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल हैं, जो एक मेजर डिटरेंस का काम करते हैं, सामने वाले के ऊपर एक रोक लगा के रखते हैं कि इस कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि ये एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है और ये रिटेलिएट कर सकता है विद न्यूक्लियर वेपन्स। ऑल्दो हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स का हमारे पास आना, उसकी वजह से हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा राइज होती हुई दिखी। आगे देखें,
अगर जयशंकर डॉक्ट्रिन की बात की जाए कि व्हाट इज स्पेसिफिकली जयशंकर डॉक्ट्रिन, तो ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे जयशंकर जी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और जिनके अकॉर्डिंग आज की डेट में भारत की फॉरेन पॉलिसी रन करती हुई आपको दिखती है। सबसे पहला पॉइंट इज प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकलिटी। आइडियलिज्म में मत जियो, हिंदू चीनी भाई भाई का समय गया। अगर प्रॉब्लम है, लुक एट द थिंग्स एज दे आर रेदर देन लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ये मैकियावेली का स्टेटमेंट है। और कहीं ना कहीं चाणक्य भी क्या बोलते हैं, समय जो दिख रहा है सामने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, रेदर देन अपनी वैल्यूज को, अपने एथिक्स को सेंटर में मत रखो। क्योंकि प्रॉब्लम अगर नेशनल इंटरेस्ट के साथ है तो सबसे ऊपर नेशनल इंटरेस्ट ही रहना चाहिए। इसलिए जयशंकर जी ने भी एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाई है, जिसमें बोला गया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब एक प्रैक्टिकलिटी के साथ चलेगी। जैसे जैसे ग्लोबल सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, जैसे जैसे समाज की समस्या बदलेंगी, जैसे जैसे वर्ल्ड में समस्याएं बदलेंगी, उनके साथ हमें एडजस्ट और एडेप्ट करने की जरूरत है। दूसरा इज मल्टीपोलैरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमें कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि भारत तब जब से आजाद हुआ है, एक चीज हमारी फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंट है और वो जयशंकर डॉक्ट्रिन में भी देखने को मिल जाती है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसलिए भारत कभी भी किसी को अपना एलाई नहीं बताता। हम सबके स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो जरूर हैं, पर किसी के एलाई नहीं है। एलाई क्यों नहीं है? अगर मैं किसी के एलाई बनता हूं तो उसके और मेरे नेशनल इंटरेस्ट मर्ज कर गए। अब मुझे जो डिसीजन लेना पड़ेगा वो उनके नेशनल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रख के लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो मेरी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है, वो कहीं ना कहीं इरोड होती हुई दिख सकती है। तो हमारे पहले भी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे चलते थे, आज भी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अपने सेंटर में रखते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो पावर सेंटर्स हैं वो एक या दो जगह सीमित होकर ना रह जाएं। हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ मूव करें। मल्टीपल पावर सेंटर्स होंगे, जितने ज्यादा पावर सेंटर्स होंगे उतना ज्यादा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर होगा। जितना ज्यादा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होगी और उतना ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज का भला देखने को मिलेगा। इंडिया का जो ग्लोबल रोल है, दिस अ थर्ड एस्पेक्ट। कहीं ना कहीं इंडिया को आज की डेट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना चाहिए। मल्टीपोलर ग्लोबल एनवायरनमेंट में एक मेजर प्लेयर की तरह एक्ट करना चाहिए। हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पैसिव अप्रोच से हटके एक्टिव अप्रोच की तरफ मूव करो और एक पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाना चाहिए हमें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्लोबल जो इश्यूज हैं उनको लेकर। बैलेंस ऑफ मेजर पावर्स। आज की डेट में वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेस्ट और चाइना लेड ईस्ट। ऐसे केस में हम किसी की भी साइड चूज करने के लिए तैयार नहीं है। हम एक बैलेंस अप्रोच पे चल रहे हैं कि भाई इशू बेस्ड अरेंजमेंट है, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एंगेज करेंगे, इशू बेसिस पे एंगेज करेंगे। तुम्हारे साथ ये इशू है, ऑफ कोर्स उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जिस पे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। तो हम एक बैलेंसिंग अप्रोच अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की साइड ना लेकर, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सामने रखकर, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर साथ के साथ द फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रेंथनिंग रीजनल टाइज। जितने भी हमारा डायरेक्ट नेबरहुड है, जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी देखने को मिलती है, उसमें भी आपको डायरेक्टली रीजनल स्टेबिलिटी की बात की जा रही है। साउथ एशिया को बेटर तरीके से साथ लेके चला जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस किया जाए, रीजनल स्टेबिलिटी पर फोकस किया जाए, इंडिया के जो टाइज हैं अपने पड़ोसियों के साथ उन पे ज्यादा फोकस किया जाए। कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की वही स्टेटमेंट याद आती है हमेशा जब हम नेबरहुड की बात करते हैं, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। तो सर्टेनली नेबर्स को साथ लेके चलना भारत के हित के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और डॉक्टर एस जयशंकर की डॉक्ट्रिन में भी नेबरहुड के साथ एक बेटर रिलेशन रखना, उनके साथ टाइज को स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, स्पेशली वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस, इनका यह मानना है जो इंडिया जिस पे आज की डेट में वर्क कर रहा है, आपको पता है इंडिया इज फाइटिंग फॉर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक परमानेंट सीट के लिए लड़ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के, आईएमएफ के, यूएन के रिफॉर्म्स को लेकर लड़ रहे हैं। हमारा यह कहना है जब 1945 में यूएन बना था, जब ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बने थे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, उस टाइम पे ग्लोबल रियलिटी कुछ और थी। आज की डेट में ग्लोबल रियलिटी कुछ और है। उस समय पे पावर कुछ अलग कंट्रीज के पास थी। आज की डेट में पावर डायनेमिक्स देखोगे तो अब ईस्ट का भी राइज देखने को मिलता है। लेकिन जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली रन बाय वेस्टर्न कंट्रीज, उनमें ग्लोबल रियलिटीज रिफ्लेक्ट होती हुई नहीं दिखती है। वो अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं, दादा दादाओं के जमाने में जो उनकी एक आइडियोलॉजी है डोमिनेटिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, वो अभी भी उसी में जी रहे हैं। तो इंडिया कंटिन्यूअसली गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए भी फंक्शन कर रही है। साथ में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को भी प्रमोट करने की बात करते हैं।
पीएम मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर जिस भी कंट्री में जाते हैं तो वहां के मेजर बिजनेस ओनर से मीट करते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं इंडिया में ट्रेड करने, इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। उससे जॉब क्रिएशन भी होगा, इंडिया एक मेजर इन्वेस्टमेंट हब बनेगा, इंडिया की कंजम्पशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर भी है दुनिया का। 17% ऑफ द टोटल ग्रोथ भारत से जाती हुई दिखती है आपको, 17%, जो बहुत ज्यादा है। मतलब लगभग 1/6 ऑफ द टोटल ग्रोथ जो आपको देखने को मिल रही है आज की डेट में दुनिया में, वो भारत की वजह से है। तो हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे भी काफी ज्यादा बिलीव करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस जयशंकर डॉक्ट्रिन। ये वही पॉइंट्स हैं जिनकी मैंने बात करी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करनी है, ये कोर बोल सकते हैं आप डॉक्टर जयशंकर डॉक्ट्रिन का। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करेंगे, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ मूव करेंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करेंगे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, रीजनल कोऑपरेशन या नेबरहुड कंट्रीज के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन करेंगे, और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, जितने भी आपको ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल रहे हैं, वो चाहे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, उनमें आपको रिफॉर्म्स की जरूरत है जिससे वो आज की रियलिटी पर फोकस कर पाए और आज की रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर पाए, ज्यादा इंक्लूसिव बन पाए। अगर जयशंकर डॉक्ट्रिन के इंपैक्ट्स देखे जाए, हम इंपैक्ट देखेंगे, इनका इंपैक्ट यूएस और चाइना रिलेशंस पे स्पेसिफिकली क्या पड़ा है। यूएस हमारा कभी भी बहुत क्लोज एलाई नहीं रहा, बहुत क्लोज पार्टनर नहीं रहा। हमारे रिलेशंस यूएस के साथ एक्चुअली स्टार्ट हुए बेहतर होने एलपीजी के बाद, लेकिन 1998 के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट के बाद वो रिलेशंस वापस से गड्ढे में चले गए। लेकिन जब यूएस को रियलाइज हुआ कि अब तो ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन ही चुका है, एक इकोनॉमिक कैपेसिटी आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ का भी सेंटर बनने वाला है, इस जगह की कंजम्पशन कैपेसिटी बहुत बढ़ने वाली है, तो यूएस को हमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। और 2000 के बाद जब बिल क्लिंटन जी की यहां विजिट हुई, उसके बाद से आपको रिलेशंस हमारे इंप्रूव होते हुए दिखते हैं यूएस के साथ। लेकिन जब 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आती है और जब फॉरेन सेक्रेटरी की पोजीशन पर डॉक्टर एस जयशंकर बैठे थे, तब इंडिया और यूएस के रिलेशन जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए दिखते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पर जाते हुए दिखते हैं, STA1 कैटेगरी में जाते हुए दिखते हैं। और भारत ने यूएसए के साथ ऐसे ऐसे मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किए हैं जो केवल वो अपने नेटो पार्टनर्स के साथ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्टनर्स के साथ साइन करता है, जो दिखाता है कि भारत और यूएस के आज की डेट में रिलेशंस आर क्लोजर देन एवर। जो हमारे बीच में कुछ इश्यूज भी डेफिनेटली हैं, लेकिन हमारे जो कोऑपरेटिव एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी, हमारी चाइना को रेस्ट्रेन करने वाली पॉलिसी, रूल बेस्ड ऑर्डर, हमारे इकोनॉमिक टाइज, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो यूएस और इंडिया के लिए फेवर में काम करती हैं और स्पेशली यूएस के साथ इंडिया को बेटर तरीके से एंगेज करने का मौका देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो मैंने आपसे बोला कि स्ट्रेटेजिक डीपनिंग, स्ट्रेटेजिकली हमारा जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा बेटर होता हुआ दिखा है। मैंने अभी आपको बताया 2016 में लेमोआ साइन करा, 2018 में कॉनकासा साइन करा, 2020 में बेका साइन करा, 2024 में अभी सोसा साइन करके आए हैं। इवेंचुअली STA1 कैटेगरी में आपको डाल दिया गया है, 2+2 मैकेनिज्म स्टार्ट किया है बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर्स। तो आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रेटेजिक, 2016 में हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी डिक्लेयर कर दिया गया था बाय यूएस। तो डेफिनेटली हमारे जो टाइज हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली डीपन हुए हैं। क्वाड इनिशिएटिव 2017 में आपको क्वाड रन करता हुआ दिखता है, जो हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा भी है। इंडो पैसिफिक रीजन में एक रूल बेस्ड ऑर्डर मेंटेन करने की एक कोशिश भी है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मेंटेन करने की एक कोशिश भी है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंडिया और यूएस का ट्रेड कंटिन्यूसली आपको इंप्रूव होता हुआ दिखता है। आज की डेट में 2024 के अंदर ये ट्रेड की वैल्यू और वॉल्यूम दोनों बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हमारा बायलैटरल ट्रेड यूएस के साथ इज अराउंड $115 बिलियन, जिसमें एक्सेप्शनली वेल करते हुए हमें जनरली ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहां ट्रेड बैलेंस भारत के फेवर में है। मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। इतने बड़े ट्रेड वॉल्यूम में ट्रेड बैलेंस को इंडिया के फेवर में रख पाना, ये खुद में ही बहुत तारीफ काबिल बात है। कारण क्यों? रशिया के साथ 65 बिलियन का ट्रेड, 60 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, चाइना के साथ 118 बिलियन का ट्रेड, 102 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, एशियान के साथ 98 बिलियन का ट्रेड, उसमें से 70 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज के साथ, मेजोरिटी ऑफ द रीजन्स के साथ आप ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, लेकिन यूएस के साथ आप ट्रेड सरप्लस में हैं। दूसरी चीज डिफेंस कोलैबोरेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए, साथ के साथ आपको मल्टीपल ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो आपको इंपोर्ट करते हुए दिख जाते हैं यूएस से। आपको बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखने को मिल जा रही हैं, टाइगर ट्रिम्फ टाइम जो एक्सरसाइज हैं, युद्ध अभ्यास है, वज्र प्रहार है, ये सारी वो एक्सरसाइजेस हैं जो इंडिया और यूएस साथ में मिलकर करते हैं। हमारे काफी सारी चीजें जो हैं हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो C-17 ग्लोब मास्टर हो जाए, चाहे वो होविट्ज़ायर मिसाइल्स हो जाए, होविट्ज़ायर गन्स हो जाए। इसके अलावा आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सैटेलाइट नेविगेशन में हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग में एक दूसरे को हेल्प करते हुए दिख जाते हैं। साथ ही साथ
हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है भारत का, वो पिछले 10 सालों के अंदर 11 गुना बढ़ चुका है, 2000 करोड़ से 22,000 करोड़ पहुंच चुका है। और हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो करते हैं हम जिस कंट्री को, वो यूएस है। मतलब हमारा सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट भी कहां हो रहा है? यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ हो रहा है, जो हमारे ट्रेड सरप्लस को मेंटेन करने में हेल्प भी करता है। फ्री इंडो पैसिफिक, ये वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट है इंडिया यूएस रिलेशन का, कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है, यहाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मेंटेन की जा सके, रूल बेस्ड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, इसमें हम दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे जो रीजनल थ्रेट है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम चाइना जैसी कंट्रीज, उनको काउंटर इजीली किया जा सके। अब मूव करते हैं यूएस से चाइना की तरफ। अगर इंडिया और चाइना के डायनेमिक्स देखे जाए, आपको पता है बड़े ही कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं, बहुत ही एंशिएंट रिलेशंस हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी ज्यादा हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस हैं हमारे, कि आपको कभी ना कभी कोई ना कोई मुद्दा तो हमेशा भारत और चाइना के बीच में देखने को मिल ही जाएगा। चाहे वो तवांग को लेकर हो, चाहे वो लद्दाख को लेकर हो, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, चाहे वो ताइवान को लेकर हो, कुछ ना कुछ आपको मुद्दा हमेशा पिक्चर में आता हुआ दिख ही जाता है। तो इस चैलेंज से उबरने के लिए, इस चैलेंज को टैकल करने के लिए जयशंकर डॉक्ट्रिन ने क्या किया है, उसका क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिला है, वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ये तो मैंने आपसे बोला बड़ा ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, दोनों कोऑपरेशन भी है हम दोनों के बीच में, और कॉम्पिटिशन भी है। दोनों ही राइज कर रहे हैं, दोनों ही एशियन पावर्स हैं, दोनों को ही अपनी रीजनल हेजेमनी क्रिएट करनी है। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है, इसलिए कॉम्पिटिशन भी है, लेकिन कोऑपरेशन भी है। फोकस किस पे है जयशंकर डॉक्ट्रिन का? देखो यार, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। मेजॉरिटी ऑफ द इंपोर्ट रिलायंस जो है हमारा चाइना के साथ है। मैंने अभी आपसे बताया 2024 का हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है, दैट इज अराउंड $118 बिलियन, जिसमें से $102 बिलियन हमारा इंपोर्ट है और केवल $16 बिलियन एक्सपोर्ट है। मतलब लगभग $102 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में है हम। ऐसे टाइम पे हमें और बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंस भी है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआईज, जिन्हें हम बल्क ड्रग्स भी बोलते हैं, जिनके बिना हमारी फार्मा इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। वो कहां से लाते हैं? चाइना से लाते हैं। अदर देन दैट, फर्टिलाइजर्स भी डिपेंडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फोन्स। उसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है मेजॉरिटी ऑफ द जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, वो जाके ऐसा आपको चाइना में फंक्शन करता हुआ दिख जाता है। यहां 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। जो भारत के 30 सबसे बड़े स्टार्टअप है, उसमें से 18 में चाइना ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेड डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, जिससे चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम की जा सके। साथ के साथ ये भी बोलते हैं कि अगर कोई कंफ्लिक्ट होती है भारत और चाइना के बीच में, बॉर्डर कंफ्लिक्ट तो है, तो उन्हें रिजॉल्व करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डायलॉग और कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट है जयशंकर डॉक्ट्रिन का, कि भारत और चाइना के बीच में जो कंफ्लिक्ट्स हैं, वो कंटिन्यूअसली डायलॉग जो है वो रिकरेंट बेसिस पे होने चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आप इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक नी जर्क रिएक्शन किसी भी तरीके से नहीं चाहिए। बायलैटरल ट्रेड के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जो ऑनगोइंग टेंशंस हैं मेजरली वो कौन सी हैं? बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। और जो मैंने स्ट्रेटेजिक राइवलरी आपको बताई कि दोनों को राइज करना है, दोनों को रीजनल हेजेमनी बनना है, तो ये हमें कहीं ना कहीं मेजर चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके प्रति जयशंकर डॉक्ट्रिन आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हुई दिखती है और उस डायरेक्शन में मूव भी करती हुई दिखती है। अगर देखा जाए रीजनल बेसिस पे कि हमारा जो रीजनल कोऑपरेशन है, मैंने आपसे बोला कि स्ट्रेंथनिंग रीजनल टाइज इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ जयशंकर डॉक्ट्रिन। तो रीजनल में उन्होंने बोला जैसे सार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, बिम्स्टेक जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको प्रमोट करने की जरूरत है। रीजनल टाइज के लिए ऑफ कोर्स सार्क फंक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारा जो पड़ोसी देश है उसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने से फुर्सत नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं वो अपने इनवर्ड लुकिंग ना होके वो आउटवर्ड लुकिंग है, कश्मीर मुद्दे को एक मेजर मुद्दा बना के बैठा है और अपने लोगों पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। आपको पता है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस होना इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। एक शांत और अच्छा पाकिस्तान, एक डेवलप्ड पाकिस्तान भारत के लिए भी अच्छा है, इस रीजन के लिए भी अच्छा है। लेकिन फिलहाल आप ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। ऑफ कोर्स आपको दूसरा हाथ चाहिए, उनका भी सपोर्ट चाहिए, उनका भी एफर्ट चाहिए, जिससे हम साथ मिलकर साउथ एशिया को प्रमोट कर सकें, साउथ एशिया में रीजनल स्टेबिलिटी ला सकें। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी नेबर्स हैं, और भी एंगेजमेंट है, उनके साथ हम किस तरीके से डील करते हैं। लीडरशिप इन डिजास्टर रिस्पॉन्स। जब भी हमारा पड़ोसी मुल्क किसी दिक्कत में नजर आता है, चाहे वो डिजास्टर हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, सबसे पहले आपको जो हाथ बढ़ता हुआ दिखता है वो भारत का दिखता है। चाहे वो नेपालीज अर्थक्वेक हो, पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स हो, बांग्लादेश के अंदर फ्लड्स हो, मालदीव्स में वाटर क्राइसिस हो, श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हो, लेकिन भारत आपको हमेशा वहां इन देशों के साथ खड़ा हुआ दिखेगा, एक रेस्पॉन्सिबल रीजनल पार्टनर की तरह असिस्ट करता हुआ इन्हें दिखेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोशन। हमने 2004 में साउथ एशियन रीजन के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसे हम बोलते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा। आउटकम कुछ नहीं है उसका। रीजन बीइंग, अगर इन सारी कंट्रीज को ले लिया जाए ना, 8 कंट्रीज को, अगर इनका टोटल ट्रेड देखा जाए तो केवल 5% ऑफ द टोटल ट्रेड
इन 8 कंट्रीज का जो हो रहा है वो ये एक दूसरे से कर रहे हैं। मतलब अगर ये 100 रुपए का ट्रेड कर रहे हैं सारी कंट्रीज मिला के, तो उसमें से 5 रुपए का ट्रेड ये एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो सर्टेनली दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। सेटिस्फैक्टरी का दैट इज वेरी बैड। रीजन पर्सपेक्टिव से या रीजनल इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव से दैट्स अ बेसिकली अ फेलियर। तो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोशन को करने की जरूरत है, जिससे स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी रीजन में, और उसके लिए हमें कोलैबोरेटिव ग्रोथ भी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स भी लेने की जरूरत है कि हम कोलैबोरेशन करें, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करें, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करें, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करें, कहीं ना कहीं जो कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करें, उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें जिससे वहां वर्क क्रिएशन हो सके, जॉब क्रिएशन हो सके और उनकी इकोनॉमी को राइज करने में हेल्प करें। कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव्ड है, बेटर है, लेकिन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान हमारी कनेक्टिविटी आपको पता है रिलेशंस अच्छे नहीं है। बांग्लादेश के साथ आपको कई सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट देखने को मिल जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी के लिए आप बांग्लादेश और म्यांमार जैसी कंट्रीज को यूटिलाइज करते हो नेबरहुड में, जो आपको एग्जिस्ट करती हुई दिखती है। फॉर एग्जाम्पल अगरतला अखौड़ा रेल लिंक। अदर देन दैट नेपाल के साथ आपको काठमांडू दिल्ली की डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। श्रीलंका के साथ आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। अफगानिस्तान के साथ आपने एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया जिससे ट्रेड कनेक्टिविटी आपकी बेटर हो सके। इवेंचुअली मतलब आपको और कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की जरूरत है जिससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी बेटर हो सके और पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बेटर हो और इस रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल ग्रोथ में सारी कंट्रीज एक साथ फंक्शन करती हुई दिखें। आगे अगर इंडो पैसिफिक में देखा जाए तो मैंने आपसे बोला इंडो पैसिफिक भारत में जयशंकर डॉक्ट्रिन का एक मेजर फोकस है। जयशंकर जी इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन एज वेल एज पैसिफिक ओशन में स्टेबिलिटी मेंटेन करना। हमें इंडियन ओशन के अंदर एक हेजेमोनिक पावर बनना है। किसी और का राइज हमारे लिए अच्छा नहीं है, किसी और, मैं चाइना की बात कर रहा हूं। तो स्पेसिफिकली हमारा जो मेन फोकस है वो इंडो पैसिफिक रीजन पे है। उसके लिए आपको बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी देखने को मिल जाते हैं। देखते हैं किस तरीके से हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी काम कर रही है और इंडिया उसमें किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले हमारा फोकल पॉइंट है इंडो पैसिफिक रीजन। यहां हम इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक हमारे इंटरेस्ट हैं वो इस रीजन से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे सेंटर में रखा गया है। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की गई है। एशियान कंट्रीज के साथ आप एंगेज करते हुए दिख जाते हो। आपको इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बनता हुआ दिखता है। एशियान के साथ आप ऑलरेडी सेपा साइन कर चुके हो, तो साथ के साथ सेका साइन कर चुके हो, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हो, जिससे आपका ट्रेड पर्सपेक्टिव इंप्रूव हो रहा है। आप कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जैसे कनेक्टिविटी यूज कर रहे हो म्यांमार से, जिससे आप नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर पाओ। तो कहीं और इंडो पैसिफिक रीजन में आप वहां एक क्वाड इनिशिएटिव बना के बैठे हो, एक मालाबार नेवल एक्सरसाइज कर रहे हो, जिससे आप एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इस रीजन में बना पाओ और एक रूल बेस्ड ऑर्डर को यहां सपोर्ट कर पाओ। मैरीटाइम सिक्योरिटी में जैसा मैंने अभी आपसे बोला कि सी रूट्स को सेफ गार्ड करने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ नेवल प्रेजेंस भी है। आपने चांगी नेवल बेस बना रखा है सिंगापुर के अंदर। आप ग्रेट निकोबार को एक ट्रांसशिपमेंट हब की तरह डेवलप कर रहे हो, एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की तरह भी वो एक्ट करता है। आज की डेट में आपको चैगोज आइलैंड जो है मॉरिशस के पास जा चुके हैं। मॉरिशस में ऑलरेडी आपके पास आगालेगा आइलैंड्स हैं जहां आपने एक एयर स्ट्रिप भी बना दी है। सिशेल्स में आपकी बातचीत चल रही है जमशन आइलैंड्स को लेके। जिबूती को आप यूटिलाइज कर सकते हो लेमोआ के अंडर यूएस के बेस की तरह। ओमान में अपना एक दुखन पोर्ट खोल रखा है आपने। ईरान में आपने चाबहार पोर्ट बना रखा है। तो आपको कनेक्टिविटी जो है वो इस रीजन में अपनी प्रेजेंस भी इंडिया बना रहा है और मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपना इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करना है? यहां स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बना के और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करके। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या है? जी क्वाड अलायंस। और हमारा डॉक्ट्रिन क्या है? सागर डॉक्ट्रिन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम अपने आप को एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह शोकेस कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं। इसलिए आपने सार्क सैटेलाइट देखी जो हम बाकी कंट्रीज को भी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो भी सार्क सैटेलाइट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फ्री ट्रेड को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडो पैसिफिक नेशंस के साथ। पैसिफिक स्मॉलर आइलैंड नेशंस जो हैं, जो आपको फ्रेंच पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया में देखने को मिल रहे हैं, जो ओशिनिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया के नदर्न में आपको पैसिफिक में स्मॉलर आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, लाइक फीजी, लाइक टोंग, लाइक बेसिकली फीजी इज वन आइलैंड एंड अदर इज आपको देखने को मिल रहा है पापुआ न्यू गिनिया वाले टाइप जो आइलैंड देखने को मिल रहे हैं। अदर देन टोंगा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आपको फ्रेंच पॉलिनेशिया देखने को मिल रहा है। इन सब आइलैंड्स के साथ आप बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हो और साथ के साथ आप इन कंट्रीज के साथ एक बेटर ट्रेड डील भी कर रहे हो। एशियान के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, अदर देन दैट ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने सेका साइन किया है। आप 2+2 डायलॉग स्टार्ट कर चुके हो बीइंग द मेंबर ऑफ क्वाड।
रीजनल स्टेबिलिटी में आपको कंट्रीब्यूट करना है जिससे यहां पीस और स्टेबिलिटी इंडो पैसिफिक रीजन में मेंटेन रह सके। इनिशिएटिव्स मैंने आपको ऑलरेडी बना दिए हैं और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए आपने मल्टीपल इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। आप अफ्रीकन एशियन ग्रोथ कॉरिडोर की बात करते हो, आप आईमैक की बात करते हो, बेसिकली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। INSTC भी आपको कनेक्टिविटी कहां से निकलती हुई दिखती है, अरेबियन सी द्वारा, गल्फ ऑफ ओमान एंड देन इवेंचुअली इनटू पर्शियन गल्फ। उसके अलावा आप क्वाड के थ्रू अपनी प्रेजेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, आप एशियन कंट्रीज से बेटर रिलेशंस करने की कोशिश कर रहे हो जिससे इस रीजन में आप मल्टीपल इनिशिएटिव्स, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज आल्सो फोकस्ड ऑन इंडो पैसिफिक पर्सपेक्टिव। एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक मेजर रोल प्ले कर रही है। तो आप देख पा रहे हो काफी हद तक इंडिया एंगेज कर रहा है अपने आप को इंडो पैसिफिक रीजन में अंडर जयशंकर डॉक्ट्रिन, जिससे हम यहां अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनाए रह सकें और हमारी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस रीजन में वो हमेशा बनी रहे, रूल बेस्ड ऑर्डर बना रहे और किसी भी तरीके से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। आगे देखा जाए चैलेंजेस क्या हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमिक कंसर्न्स। फायदे तो बहुत हैं लेकिन इसमें भी चैलेंज, जियोपॉलिटिक्स कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस आपको हमेशा बढ़ते हुए ही दिखेंगे। तो उन चैलेंजेस को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कंसर्न्स। देखो ऐसा है कि आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे जब आप बात करते हो तो आप किसी की साइड चूज नहीं करते। जब आप साइड चूज नहीं करते, एक बैलेंसिंग अप्रोच अपनाते हो इन द नेम ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो कंट्रीज आपको थोड़ा सा शक की निगाहों से देखते हैं कि वेदर समय आने पर ये सपोर्ट करेगी कंट्री या फिर नहीं करेगी। तो एक इनकंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल रही है फॉरेन पॉलिसी में। जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, भारत की स्टेबिलिटी इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, भारत की जो अप्रोच है, जो स्टेबल अप्रोच होनी चाहिए, उसके लिए एक मेजर चैलेंज है क्योंकि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखना है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पहले रखना है, लेकिन साथ के साथ हमें यह भी देखना है कि किसी भी तरीके से हमारा ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, हमारे ऊपर से ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस लूज ना हो। दूसरा, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्पैरिटीज। आज की डेट में आपको बांग्लादेश के अंदर एक इशू देखने को मिल रहा है, सरकार बदली है। श्रीलंका के अंदर आपको एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आती हुई दिखी है। मालदीव्स इज गेटिंग बैक ऑन टू इट्स नॉर्मल रिलेशनशिप। म्यूजिक के आने के बाद से, मोहम्मद म्यूजिक जब मालदीव्स में आए थे तो आपको रिलेशन खराब होते हुए दिखे थे, लेकिन वो नॉर्मलाइज हो चुके हैं। पाकिस्तान तो माशाल्लाह आपको पता ही है क्या चलते हैं हमारे रिलेशन। अफगानिस्तान में तालिबान है, हम तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते। ऑफ कोर्स पीपल टू पीपल टाइज बहुत अच्छे हैं। साथ के साथ चाइना के साथ हमारे रिलेशन, बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिल जा रहे हैं। नेपाल के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिल जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे रिलेशन खराब हो चुके हैं इनके साथ। कौटिल्य का या चाणक्य का एक सिद्धांत है जिन्हें हम बोलते हैं मंडल सिद्धांत। उस मंडल सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो भी आपका नेबर होगा ना, जिसके साथ आप बॉर्डर शेयर कर रहे हो, उसके साथ आपके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होंगे ही होंगे। आप मेजरली आप उसे अरी मान के चलो, वो आपका मित्र नहीं बन सकता। तो सिमिलरली हमारे जो मेजोरिटी ऑफ द बॉर्डर देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं चाणक्य के मंडल सिद्धांत को सही साबित करते हैं और इनके साथ हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जा रही है। बैलेंसिंग मेजर पावर। आज की डेट में चाइना और यूएस के साथ रिलेशंस को बैलेंस करना, इवेंचुअली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हमारे लिए डिप्लोमेटिक चैलेंज था कि जी रशिया के अगेंस्ट कैसे जाएं। रशिया तो हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, लेकिन हम तो क्वाड में यूएस के साथ हैं, तो वहां एक डिप्लोमेटिक चैलेंज आया। ताइवान पे जब इशू की बात आती है तो क्या हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ सकते हैं चाइना के साथ? चाइना और यूएस का रिलेशन वहां बैलेंस करना हमारे लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज है। नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। लेकिन अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो डॉक्ट्रीन है इसकी सक्सेस इस पे डिपेंड करती है कि इन तीनों चैलेंजेस को ये किस तरीके से टैकल कर पाएगी, या टैकल कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, कंसिडरिंग the dedication and the experience and the expertise of Dr. S. Jaishankar. I can vouch for it that certainly if we have any option who can basically India को बाहर निकाल सकता है, who can carry on navigate India through these disturbed waters, तो वो डॉक्टर एस जयशंकर ही हैं। इस इंसान के पास जितनी लोगों की उम्र होती है उससे ज्यादा इनका डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है, वो आपको इनकी बातों में और इनके स्टैंड्स में भी देखने को मिल जाता है। अगर 2024 के बाद देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से देख सकते हैं जयशंकर डॉक्ट्रिन को। हम ये देख रहे हैं कि जो सिग्निफिकेंटली इंडिया की स्ट्रेटेजिक अप्रोच को, बैलेंस फॉरेन पॉलिसी को शेप करती हुई दिखती है। ये साथ के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस जब होती हैं तो हमें रेजिलिएंट स्टैंड बना के रखना है, दबना नहीं है। मतलब हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेंटर में रखते हैं और रैदर देन किसी और की सुनने हम उसको बताते हैं कि वी आर अ पीस मेकर, हम ब्रिजेस बनाने की बात करते हैं, अस वर्सेस देम मेंटालिटी को फोकस में नहीं रखते हैं। ग्लोबल फोरम्स में रिफॉर्म्स की बात हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, आगे भी हम करते रहेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्लाइमेट चेंज एक मेजर फैक्टर है, ग्लोबल कंसर्न है, उसको भी इंडिया सेंटर में रखता है और इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड। इंडिया ने जो अपने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स थे, जो 2015 की COP 21 में अचीव, जो उन्होंने INDC के नाम से, और 2020 से जिसे आप NDC बनते हुए देखते हो, उसमें जो हमने 2030 में के लिए टारगेट लिए थे वो हम 2023 में ही पूरे कर चुके थे कुछ। फॉर एग्जांपल हमने बोला 2030 तक हम 40% ऑफ आवर टोटल एनर्जी प्रोडक्शन, जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है भारत के अंदर, उसका 40% हम रेन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे। 2030 की जगह हमने ये 2023-24 में ही अचीव
कर लिया है। ऑफ कोर्स रास्ता बड़ा लंबा है, एफर्ट्स अभी बहुत ज्यादा लिए जाने हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट को एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी देखने की जरूरत है और इंडिया उस पर फोकस्ड है। जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, सेमीकंडक्टर हो गया, एआई हो गया, बिग डेटा हो गया, आईओटी हो गया, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 6G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजीज, इन सब में भी इंडिया एक मेजर एस्पेक्ट में, सेंटर में अपने आप को रखता हुआ दिखता है, एक मेजर प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है डिजिटल एज में। आज के डेट में प्लिस जैसी स्कीम के अंडर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी जो स्कीम चल रही है भारत में, उसमें आप सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट होते दिखते हो। एप्पल का भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होना, आईफोन 16 का, तो आपको देखने को मिल रहा है कि भारत डिजिटल एज में अपने आप को एक मेजर प्लेयर की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो पास्ट में जो ट्रेन हमसे छूट चुकी है और चाइना उसमें बैठ के आगे निकल चुका है, इस रेस में हम पीछे नहीं रहना चाहते और जयशंकर डॉक्ट्रिन काफी हद तक इस चीज पर भी फोकस करती हुई दिखती है। ये जो आपने सारी चीजें देखी, की टेक अवेज जो अभी मैंने बोला, हम ये बोल सकते हैं कि अगर कंक्लूड किया जाए इस पूरी चीज को कि भाई ये हमारी जो जयशंकर डॉक्ट्रिन है, ये हमारी इंडिया के स्ट्रेटेजिक विजन को रिफ्लेक्ट करती है कि हम किस तरीके से दुनिया को देख रहे हैं और किस तरीके से उसे अप्रोच कर रहे हैं। हमारे कोर प्रिंसिपल्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस को बताती है। इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप में जो इंपैक्ट पड़ा है इस डॉक्ट्रिन से, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर पाए। फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं इस फॉरेन पॉलिसी के, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। ये सारी चीजें आपको यहीं देखने को मिल रही हैं और इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया के फॉरेन रिलेशंस आर इन गुड हैंड्स, आर इन सेफ हैंड्स, और हमें उन पर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए, अपने ही देश को, अपने ही नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी एंटी गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव के चक्कर में अपने ही देश को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म डेफिनेटली अवेलेबल है, डेफिनेटली अप्रिशिएटेड है, उसकी तरफ हमें मूव करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी रियलाइज करना चाहिए कि दैट वी हैव गॉट अ जेम। आज के डेट में पूरी दुनिया जयशंकर जी की वाहवाही कर रही है, तो हमें भी कहीं ना कहीं ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम इस एसेट को लूज ना होने दें। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। ऐसी ही अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेटिव चीजों के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।